Welcome friends to the video lecture series for diploma courses being hosted by Rajiv Gandhi Pradyogiki Vishwavidyalaya Bhopal in collaboration with Directorate Technical Education Madhya Pradesh. This is the first lecture for the subject Analog Communication, Semester 3rd RGPV OCBC scheme for the diploma course in Electronics and Telecommunication Engineering. I, Dr. Nupur Agrawal from Government Women's Polytechnic College, Gwalior, will be hosting this session for you. Let us start with a brief look on the curriculum. As you must be all aware, our curriculum has a set of course outcomes and each course outcome is linked with a set of LOs or learning outcomes. The learning outcome which we will be covering up today is as shown. It is to describe the basic components of a communication system. The level required will be cognitive. At the end of this session, you will be able to construct the block diagram of an electronic communication system. You will be able to explain its subcomponents and also to distinguish between analog and digital communication. Communication, to start with, what is communication? Communication क्या है? Communication is the process of exchanging information in the form of messages, symbols, thoughts, signs, etc. In electronics, communication is the transfer of information. That is, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम द्वारा तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कहते हैं। किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को अगर हमें डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य या पर्पस कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इट कैन बी टू पास ऑन इन सम इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग हो सकता है, या कोई मशीन को कंट्रोल करना हो सकता है, या एंटरटेनमेंट हो सकता है। आज की तारीख में जब हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में सुन रहे हैं तो वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेशन मांगती है। सो हमारा कम्युनिकेशन इस पर निर्भर करता है कि हमें वो कम्युनिकेशन क्यों करना है। दूसरा, हमारा डाटा सोर्स क्या है, और लास्टली हमें किस फॉर्म में उसे डिलीवर करना है, राइट? So let us see some examples of communication. Our first example which we are seeing is satellite communication, जहाँ पे हम कुछ information satellite के माध्यम से एक distant स्थान पर भेज सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टीवी स्टूडियो के थ्रू हम कुछ ट्रांसमिट कर रहे हैं। एक टीवी स्टूडियो का डाटा यहाँ ट्रांसमिट हो रहा है जो कि सैटेलाइट के थ्रू जा रहा है, एक अर्थ स्टेशन के थ्रू जा रहा है इस एंटीना के थ्रू, और ये सैटेलाइट तक पहुँच रहा है। यहाँ सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट में बाहर पृथ्वी के चक्कर ले रही है, और ये सैटेलाइट इस सिग्नल को रिटर्न कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और हम दूसरे स्टेशन पे उसे रिसीव करके हम उसे डिलीवर कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन का। यहाँ पे भी हमारा एक सिग्नल, कोई सिग्नल हमारा यहाँ इस स्टेशन पे इनपुट हो रहा है, वो ट्रांसमिट हो रहा है लाइन के द्वारा, एंटीना के द्वारा फ्री स्पेस में लॉन्च हो रहा है, यहाँ रिसीव हो रहा है, फिर ट्रांसमिशन लाइन द्वारा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी में आ रहा है, रिसीव हो रहा है, और हमें यहाँ पे डिजायर्ड आउटपुट मिल रहा है। तो अगर आप कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम देखिए तो कुछ इनपुट हुआ, यहाँ पे वो ट्रांसमिट हुआ और चैनल के थ्रू प्रोपगेट किया हमारा सिग्नल, एंड लास्ट में रिसीव होके हमारे डिजायर्ड फॉर्म में आउटपुट हुआ। वी कैन इवन लुक एट मोबाइल कम्युनिकेशन। यहाँ पर भी एक स्टेशन ए से स्टेशन बी हमारे ट्रांसमिशन हो रहा है, स्टेशन बी से स्टेशन ए हमारा ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इन जनरल अगर हम कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम देखें तो उसमें दे विल बी some transmitter and some receiver. Let us have a brief look at the history of communications. सबसे पहले telegraphy आई, that was sending of wired messages, followed by telephony, then radio communication, television, FM radio, radar, microwave, and so on. These were some major highlights of the growth of communication system. To have a look at what are the components of communication system, let us understand this block diagram. सबसे पहले हमारा कोई इंफॉर्मेशन सोर्स होता है जो कि इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन हमारी ज़रूरी नहीं कि इलेक्ट्रिकल डोमेन में हो, तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें एक इनपुट ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हमारे इस इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल डोमेन में कन्वर्ट करें। इलेक्ट्रिकल डोमेन में आने के बाद हमारे
इस इंफॉर्मेशन को आगे चैनल में जाना है तो हम उसको रॉबस्ट बनाएंगे, उसकी कुछ हम प्रोसेसिंग करेंगे ताकि वो चैनल में भेजने लायक तैयार हो जाए. Once it is ready to be launched into the channel, we launch it and then it propagates and reaches the receiver. At the receiver detects what has been sent and converts it into the desired output. तो अगर हम देखें तो ये सब सिस्टम्स का काम यहाँ पे हमारा लिस्टेड है. इनपुट ट्रांसड्यूसर जो कि हमारे इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल में कन्वर्ट कर रही है. ट्रांसमीटर जो कि फर्दर प्रोसेसिंग कर रही है. अभी हम ये फर्दर प्रोसेस देखते हैं. ट्रांसमिशन चैनल, रिसीवर एंड द आउटपुट ट्रांसड्यूसर. तो यहाँ हम सबसे पहले ट्रांसमीटर में होने वाले प्रोसेसेस का एक ब्रीफ लुक लें. तो ट्रांसमीटर में क्या होता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हुआ. इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट तो हो गया पर ये सिग्नल अभी ट्रांसमिट होने के लिए तैयार नहीं है. टू मेक इट सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन वी डू अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन. Modulation is basically superimposing it on a high frequency signal. Quite often it is a high frequency signal and then it is modulated and amplified to make it strong enough to reach the receiver and it is then launched onto a channel. Now coming to the channel can be a free space or it can be a wired channel. So just to have a closer look at the transmitter, यहाँ information source है, data है, ये input transducer है, मॉड्यूलेशन, एम्प्लीफिकेशन, यहाँ कुछ प्रोसेसेस और भी हो सकती हैं, फिल्टरिंग और कोडिंग, ये हम आगे अपने सेशंस में देखेंगे. एंड देन वी लॉन्च इट टू द चैनल. तो एक टिपिकल ट्रांसमीटर जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ माइक. दिस इज द सिंबल फॉर अ माइक जो कि ऑडियो इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करे. याद रहे यहाँ ऑडियो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी में होती है. तो ये नॉर्मली हमारी पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी फ्रीक्वेंसी कवर नहीं किया जाता है. वी कवर very less part of these frequencies. We then convert it to electrical and amplify it to increase the strength of it. We amplitude modulate it further. Then we first again power amplify it and we launch it through an antenna as an electromagnetic signal into the atmosphere. So if we see a typical transmitter, it consists of a microphone which converts the sound waves to electrical signal, an audio frequency amplifier, a modulator which generates a carrier frequency and superimposes audio frequency onto the carrier frequency, a radio frequency amplifier and an antenna. So this is the typical transmitter which we have just seen. Now once it is radiated, it is launched into the free space. तो रेडिएशन जब हमने किया तो हमारा फ्री स्पेस मतलब अनगाइडेड मीडिया में हमारा सिग्नल ट्रैवल करेगा. तो ये इस तरह की वेवफॉर्म की तरह ट्रैवल करता है जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन. और यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके माध्यम से हमारा सिग्नल ट्रैवल करता है. हो सकता है कि हम एक फिजिकल वायर के थ्रू अपना सिग्नल ट्रांसमिट करें. तो इन दैट केस दैट फिजिकल वायर इट मे बी अ कोएक्सियल केबल एज शोन और इट मे बी अ ट्विस्टेड पेयर केबल और एन ऑप्टिकल फाइबर केबल. तो केबल को हम नॉर्मली गाइडेड ट्रांसमिशन कहते हैं और फ्री स्पेस में जो प्रोपगेशन होती है उसे हम अनगाइडेड ट्रांसमिशन कहते हैं. रिसीवर में हमारा जो भी सिग्नल रिसीव होता है इट मे बी कमिंग फ्रॉम द चैनल विच वॉज गाइडेड और अनगाइडेड. जो भी सिग्नल रिसीव होता है उससे हम अपना डिजायर्ड सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करके आउटपुट ट्रांसड्यूसर को देते हैं. तो उसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. पहले हमें शायद कभी एम्पलीफाई करना पड़ता है, डिमॉड्यूलेट करना पड़ता है, फिल्टर करना पड़ता है एंड देन वी फाइनली फीड इट टू द आउटपुट ट्रांसड्यूसर.
जो कि एक लाउड स्पीकर हो सकती है या मे बी द स्क्रीन ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। तो अगर हम एक टिपिकल रिसीवर को देखें तो it will be receiving the electromagnetic waves from space, ये एंटीना का सिंबल है। The first stage will be filtering and amplification. This can be an RF amplifier, radio frequency amplifier. The next stage will be a demodulator or a detector circuit. Finally, some audio amplification before it is fed to the headphones. So these are the components of a typical receiver. The channel or the transmission media, जैसे कि हमने बात की, ये गाइडेड या अनगाइडेड हो सकता है। गाइडेड को हम वायर्ड और अनगाइडेड को वायरलेस के नाम से भी जानते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया, इसको हम क्लासिफाई करें तो गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड के उदाहरण है हमारे ट्विस्टेड पे केबल, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल एंड फ्री स्पेस। आइए हम इन सब चीज़ों को एक थोड़ा सा डिटेल में देखें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अगर हम देखें तो ये कुछ वेव्स हैं जो कि ट्रांसमिट कर सकती हैं थ्रू फ्री स्पेस और थ्रू एयर एंड दे मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ फीचर्स हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। फर्स्ट, इनको कोई फिजिकल कंडक्टर की आवश्यकता नहीं होती। सेकेंड, दे आर ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर या वाटर से भी हो सकती है इन सम केसेस। थर्ड, इनका जो यूज होता है दैट इज यूज्ड इन सैटेलाइट और माइक्रोवेव और वायरलेस एंड ब्लूटूथ। अनगाइडेड वेव्स या वायरलेस ट्रांसमिशन पे जो वेव्स ट्रैवल करती हैं वो 3 प्रकार से ट्रैवल करती हैं। या तो वो धरती के सहारे चलती हैं, जिसको हम ग्राउंड वेव प्रोपगेशन बोलते हैं। ये नॉर्मली हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी होती हैं। HF हाई फ्रीक्वेंसी से लो वाली फ्रीक्वेंसीज को हम ग्राउंड प्रोपगेशन करते हुए देखते हैं। जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं वो आयनोस्फीयर से टकराकर वापस अर्थ को मुड़ जाती हैं। आयनोस्फीयर हमारे एटमॉस्फेयर का एक लेयर है और हमारा जैसे जैसे ये सिग्नल ऊपर जाता है तो यहाँ पे वो रिफ्रैक्शन फेस करता है। रिपीटेड रिफ्रैक्शन से वो टर्न करके वापस अर्थ की ओर मुड़ जाती हैं। जो थर्ड है वो हाई वेव्स, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी HF रेंज से अधिक हो, वो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन फॉलो करती हैं। उनको माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज भी कहते हैं। और द मैकेनिज्म विच दे फॉलो is space wave. They normally tend to move in straight lines. So they are called as space waves. So these are the 3 kinds of propagation which is observed in unguided media. For these waves, there is a characteristic relationship between the wavelength and the frequency. If we see the speed of light, it is given by wavelength into frequency for each wave. तो अगर हमारे किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी पता है तो हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं और वाइस वर्सा। दूसरा, हम देखें कि अगर वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, अगर वेवलेंथ घटेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में स्प्रेड आउट हैं और इनको क्लासिफाई किया गया है। दिस इज अ ब्रीफ लुक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। वील सी दिस इन अनदर लेक्चर शॉर्टली। अभी टू स्टार्ट विथ आप देख सकते हैं कि ये we start with long radio waves, then we come to AM waves, then we come to FM waves, microwave, IR, visible light, UV, X-rays and gamma rays. Now coming to guided transmission media, जैसे कि मैंने बात की थी, ये basically 3 types of cables हैं जो कि बहुत commonly use होते हैं। twisted pair, coaxial cable, optical fiber cable. Twisted pair normally A pair of wires is twisted, जैसे कि नाम बता रहा है, और इसका यूज होता है टेलीफोन केबल में। कोएक्सियल केबल, जो कि आप केबल टीवी वालों को तो अक्सर देखते हैं यूज करते हुए, और इसके अलावा आपके CRO में भी जो BNC कनेक्टर होता है जिससे वो कनेक्टेड रहता है, दैट इज बेसिकली यूजिंग कोएक्सियल केबल। देन फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि ग्लास से बनी हुई रहती है, और ग्लास से बना हुआ है तो इसमें जो सिग्नल भी ट्रैवल करता है दैट इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट।
तो लाइट की तरह ट्रैवल करता है तो इट इज एक्सट्रीमली फास्ट. So in all three cases, the transmission capacity will depend on the distance, and also it will be dependent on whether the medium is point to point or multi-point. Twisted pair cables को हम देखें तो बेसिकली दो इंसुलेटेड वायर्स को यहाँ पर स्पाइरल पैटर्न में अरेंज किया जाता है. स्पाइरल पैटर्न में इसलिए अरेंज करते हैं ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस कम से कम हो. दिस इज अ लो कैपेसिटी केबल, बहुत लो बैंडविड्थ होती है. दो प्रकार के ट्विस्टेड पेयर केबल्स होते हैं. एक होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और दूसरा होता है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो कि आप यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में है. दिस शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, द ट्विस्टेड पेयर इज कवर्ड बाय अ मेटालिक शील्ड. तो ये शील्ड के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का असर कम हो जाता है. दिस इज अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर. Both cases they are wrapped by a plastic wrap. They are commonly used twisted pairs are category 3 UTP, category 5 UTP. You can have 5E or category 6 also. तो यहाँ एक brief comparison दिया गया है. Data rates for 3 is 16 Mbps, for 5 it is 100, and STP is more expensive and harder to work with. अगर हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो ट्विस्टेड पेयर इज वेरी रीजनेबल एंड रेडिली अवेलेबल. इट इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल एंड लाइट वेट. डिसएडवांटेज देखें तो इट इज ससेप्टेबल टू इंटरफेरेंस एंड नॉइस. ऑल्सो we need repeaters every 5-6 kilometers. For digital communication we need repeaters every 2-3 kilometers. The bandwidth is low, just 3 kilohertz. We come to coaxial cable. Coaxial cable देखिए तो नाम से ही coaxial, तो इसका जो सेंट्रल कोर है ना, इसका एक कॉमन सेंटर रहता है. दिस इज वन मेटालिक कोर विच इज कवर्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक, एंड देन देर इज अ शील्ड. देर इज अ मेटालिक शील्ड जो कि नॉर्मली ब्रेडेड होती है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं. दिस इज नॉर्मली ब्रेडेड, और उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव जैकेट होता है विच इज मेड ऑफ प्लास्टिक. सो दिस इज द स्कीमेटिक कंस्ट्रक्शन. और यहाँ आप एक एक्चुअल कोएक्सियल केबल को देख रहे हैं. तो ये ब्रेडेड मेश से कवर्ड है, आप ये देख रहे हैं. ये इसका जो उपयोग है वो केबल टेलीविजन, लैंड, टेलीफोनी में किया जाता है. इसका अगर हम एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो द बैंडविड्थ इज वेरी हाई एज कंपेयर्ड टू ट्विस्टेड पेयर, 400 to 600 megahertz, and that means up to more than 10,000 voice conversations. एडवांटेज ये है कि इजिली इसको टैप कर सकते हैं, तो एडवांटेज भी है और ये डिसएडवांटेज भी है, और इसमें इंटरफेरेंस कम है. डिसएडवांटेज ये है कि एटेन्यूएशन रेट इसका फिर भी अभी ज़्यादा है एंड इट इज़ वेरी बल्की. सो द नेक्स्ट जनरेशन केबल इज ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल. फाइबर ऑप्टिक केबल, जैसे कि अपनी बात पहले हुई थी, it is made of glass and the signal travels in the form of light. Now when we have the signal in the form of light, definitely we need light sources like the injection laser diode or the light emitting diode to generate the pulses for transmission. This is relatively a new medium. पहले तो long distance trunk lines set up हुई इससे, and धीरे धीरे करके fiber has now reached the home. So this is how it looks like, and if you see its construction, it consists of a silicon of a central core covered by a cladding. These are made of glass and a plastic coating. Further, we have some strengthening fibers, and it is cabled by a jacket for protection. So it consists of 3 concentric sections: the core, the cladding, and the coating. The advantages of a fiber optic cable are it has greater capacity, the bandwidth is up to 100 gigabits per second. It has smaller size and lighter weight. Also, it has lower attenuation. जब attenuation, that is weakening of signal along the length. जब attenuation low हो तो सबसे बड़ा advantage होता है कि हमारे
ट्रांसमीटर से लेके रिसीवर तक का डिस्टेंस ज़्यादा हो सकता है, या अगर हम बोलें बीच में हमको रिपीटर लगाने की ज़रूरत पड़ रही है तो वो रिपीटर हमारे ज़्यादा अधिक दूरी पे लगाया जा सकता है। तो इसके कारण हमारा ओवरऑल सिस्टम कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। Therefore, fiber optic cables are very useful when we need to transmit large amount of data over long distances. The other advantages are immunity to environmental interference, highly secure as it is difficult to tap a fiber optic cable. Disadvantage, it is very expensive for short distances. It requires skilled installers. Then it needs adding additional loads is tough. Now, as the signal travels, there are some transmission impairments. Impairments, that is, जब हमारा सिग्नल ट्रैवल करता है तो उसमें कुछ फिनोमिना देखे जाते हैं जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। सबसे पहले तो एटेन्युएशन। एटेन्युएशन क्या है? लॉस ऑफ पावर ऑफ द सिग्नल एज इट ट्रैवल्स अलोंग द लेंथ। सेकेंड इज डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन किस किस कारण से हो सकता है? नॉइज से, इंटरफियरेंस, कोई बास का सिग्नल इंटरफियर कर सकता है। फिर डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इज जब हमारे इंफॉर्मेशन जो है वो एग्जैक्टली एज इट इज ट्रांसमिट नहीं हो, उसमें कोई चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज डिस्टॉर्शन। तो सबसे पहले हम एटेन्युएशन देख लें। एटेन्युएशन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितना कम एटेन्युएशन होगा उतनी अधिक दूरी पर हमें रिपीटर्स लगाना पड़ेगा। एटेन्युएशंस को हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं और डेसिबल इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो दूसरे इम्पेयरमेंट्स हैं वो है डिस्टॉर्शन, इंटरफियरेंस एंड नॉइज। विल बी सीइंग नॉइज एट ग्रेटर डिटेल फॉर एट अ लेटर लेक्चर। अब हम कैसे कुछ ट्रांसमिशन मीडिया को कंपेयर कर सकते हैं? तो कंपेयर करने के लिए एक कॉस्ट तो एक पैरामीटर हो गया। अनदर पैरामीटर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज कितना डाटा हमारा कितना डाटा हमारा केबल कैरी कर सकता है। सो दिस इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड और बाud. You can also define it as a range of frequencies. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी अपर फ्रीक्वेंसी जो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं 700 मेगाहर्ट्ज से, लोअर फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज से, तो हमारी बैंडविड्थ हो जाएगी 700 minus 300, that it will be 400 megahertz. Also we can measure it as bits per second. हम किस स्पीड से बिट्स ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक? और we can also measure it by its baud rate, the baud rate it supports. Now if we see electronic communication systems, we have just understood they can be of two types, analog or digital. So an analog communication system has analog signals. तो analog का मतलब क्या है? Analog में the physical quantity varies with time, जबकि digital में it will be fixed. So data can be analog or digital. The term analog refers to information that is continuous. Now let us have a look at the types of communication systems. We may have an analog communication system or a digital communication system, depending on whether the transmission is in analog form or digital form. अब ये analog and digital क्या है? Analog message, that means the physical quantity will vary with time. अगर हम एनालॉग सिग्नल की बात करें तो अगर हमारा एनालॉग सिग्नल is given to vary within a fixed range, it can vary, it can take over any value with time. डिजिटल सिग्नल में हमारे सिग्नल के ऊपर एक बंदिश होती है कि केवल वो फिक्स्ड वैल्यूज ले सकता है। तो इट इज defined as it can take an ordered sequence of symbols selected from a finite set of discrete elements. So depending on whether the signal is analog or digital, we may have an analog communication system or a digital communication system. So the term analog data refers to information that is continuous.
whereas digital data refers to information that takes discrete states. This will be clearer from this diagram. यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारा एक एनालॉग सिग्नल है. जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एनालॉग सिग्नल कोई भी वैल्यू ले सकता है विद इन द डिफाइंड रेंज. जैसे इसका अपर बाउंड, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड अगर निर्धारित कर दिया जाए है तो ये एनालॉग सिग्नल इस बीच कोई भी चेंज, कोई भी वैल्यू ले सकता है. कभी भी वो कम या ज़्यादा हो सकता है. डिजिटल सिग्नल में रेंज तो फिक्स्ड है, पर साथ में ये भी फिक्स्ड है कि वो कौन सा लेवल ले सकता है. यहाँ आप देखिए 2 लेवल फिक्स कर दिए गए हैं, एक ये हाई लेवल और दूसरा ये लो लेवल. दूसरा, ये फिक्स्ड टाइम पर ही चेंज हो सकता है. देयर विल बी सम फिक्स्ड पॉइंट्स, तभी ये चेंज हो सकता है. इट कैन नॉट, सो इट इज डिस्क्रीट इन स्पेस एंड इट इज डिस्क्रीट इन टाइम. So this is an analog signal which is continuous, and this is a digital signal which is discrete. If we say an original sound wave, if this is the input for an analog sound analog system, the sound wave will be of this way, and for a digital signal it will be a sum of some discrete values, and we will get this kind of waveform. What we have just seen is an analog communication system where the input transducer, the output of the input transducer was being modulated and it was being fed to the transmission channel. It was demodulated and it was received back. For a digital communication system, there are some additional steps. सबसे पहले हम अपने, हमारा इनपुट तो एनालॉग है, सबसे पहले हम अपने एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर देंगे. तो डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए we will need an A to D converter. Then once we have converted it, we have the option of adding some error correction code. तो ट्रांसमिशन के दौरान अगर एरर्स तो होती ही हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए हम एक प्रकार की कोडिंग करने का कर सकते हैं. This is called as error correction coding. We will then modulate it. Here this can be another source encoder, and then we will transmit it. At the receiver, ट्रांसमीटर का हर रिवर्स प्रोसेस होगा. अगर यहाँ मॉड्यूलेशन हुआ है तो दिस विल बी अ डीमॉड्यूलेटर. इफ इट इज अ सोर्स एनकोडर, दिस विल बी अ सोर्स डिकोडर. देन देयर विल बी एरर डिटेक्शन and error correction. Here we are getting a digital signal. So this digital signal will be converted back to analog, and then it will be fed to the output. So if we compare the systems, there is an additional stage of analog to digital conversion, coding, and here decoding and digital to analog conversion. So why these additional stages? What is the advantage of a digital system? So if we list the advantages, the effect of distortion, noise, interference is much less in digital signals. Then secondly, because of this, they are more reliable. They are easy to design and cheaper. The hardware is more flexible. Crosstalk is less. Signal processing functions such as encryption and compression improve the security of the system. The probability of error can be reduced. Then we can use PET spectrum technique to avoid signal jamming, and so on. There are several other advantages, and that is why the world is moving towards digital. अब डिजिटल सिस्टम के हम बेसिकली कंपोनेंट्स देख लें. सबसे पहले सोर्स एनालॉग या डिजिटल हो सकता है. यहाँ हम एनालॉग सिग्नल का सोर्स मान के अगर चले तो सबसे पहले रहेगा इनपुट ट्रांसड्यूसर, जो कि फिजिकल इनपुट लेके उसे इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद आएगा हमारा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो कि हमारे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा. डिजिटल सिग्नल नॉर्मली बाइनरी सीक्वेंस द्वारा रिप्रेजेंट होता है. द नेक्स्ट स्टेज विल बी अ सोर्स एनकोडर, जो कि इस डाटा को मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद आएगा हमारा चैनल एनकोडर, जो कि एरर करेक्शन के लिए कोडिंग करेगा. एंड लास्टली देयर विल बी अ डिजिटल मॉड्यूलेटर. सो इफ वी लुक एट द डायग्राम, इट विल बी ऑफ दिस वे. At the receiver, the reverse process of the transmitter will be done, beginning from the demodulator, the channel decoder, the source decoder, and finally when we reach the destination.
Here the A to D and D to A systems have not been shown because this diagram, it has been for in this diagram, it has a digital signal has been taken as input. The input and output has been taken both as digital. Let us see a quick comparison of the digital and analog systems. As we can see, digital systems are inexpensive, प्राइवेसी सिक्योरिटी ज़्यादा है, आप डिफरेंट डाटा को मर्ज कर सकते हैं, एरर करेक्शन कर सकते हैं. डिसएडवांटेज है, इसमें बैंडविड्थ बढ़ जाती है, सिंक्रोनाइजेशन काफ़ी टफ है. एनालॉग में एनालॉग कंपोनेंट्स एक्सपेंसिव है, प्राइवेसी नहीं है, डाटा मर्ज करने में थोड़ी दिक्कत होती है, एरर करेक्शन पॉसिबल नहीं है. एडवांटेज स्मॉलर बैंडविड्थ एंड सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम कम है. So summing up, what all have we done today? We have, to start the subject, we just understood what is communication and we saw some examples of communication system. Then we looked up the components of a communication system, the typical structure of a typical transmitter, how the transmission media or channel works, the receiver, an analog communication system, a digital communication system, and the advantages of a digital communication system. So at the end of the session, I would like you to do this assignment, explain the communication system with a suitable block diagram, justify the need of an input transducer, state the function of demodulator in receiving unit, compare various transmission media, list out advantages and disadvantages of analog and digital communication. So in the next session, we'll be taking up the second part of this LO, that is modulation, the need for modulation and the types of analog modulation techniques. So before I end this session, I would like to acknowledge and to give credits to the references which I have used and also suggest some readings for you. These are some books as also websites which have been referred to and slides, some slides which have been adapted from these points. So thank you very much and a good day and happy learning to all of you. Thank you.